अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से होंगे आप लोग? काइंडली बताएं क्या चल रहा है? वॉइस वगैरह सब क्लियर? कैन यू हियर मी? कैन यू सी मी प्रॉपर वीडियो वगैरह? ओके। लास्ट मीटिंग में बेटा वॉइस क्लियर है? एक बार बता दें, सब चीजें सब सेट हैं, परफेक्ट हैं? एक मैसेज कर दें। ओके। लास्ट मीटिंग में आप लोगों ने IS 38 पढ़ा होगा। IS 38 पढ़ा, क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट? अच्छा, पहले एक बात सुन लें, जो सेपरेट IS के सवाल आएंगे फर्स्ट 60 मार्क्स में आएंगे। गौर से सुने, सेपरेट IS के सवाल फर्स्ट 60 मार्क्स में अब आएंगे। तो फर्स्ट 60 मार्क्स में यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू क्लिक। आपको सिर्फ आंसर टिक करना होता है। तो इसीलिए मैं ये पुराने पास्ट पेपर मैंने आपके सामने रखे। अब ये MCQs की फॉर्म में आएंगे। अब ये क्वेश्चंस MCQs की फॉर्म में आएंगे, MCQs की फॉर्म में आएंगे। तो दैट्स मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं लिखवा नहीं रहा, ठीक है? क्योंकि पहले दौर में लिखने आते थे, अब सिर्फ टिक टिक करने आते हैं, राइट? तो अब आप सुने आराम से अच्छी तरह। अच्छा बेटा, आपने इस क्लास से पहले IS 38 का लेक्चर लाजमी सुना हुआ है। इस क्लास से पहले IS 38 का पूरा लेक्चर लाजमी सुना हुआ होना जरूरी है, ये पहले बोल रहा हूँ। अब सुने क्या कह रहे हैं। डेक्सटेरिटी, ये कंपनी का सवाल है, किसी बड़े सवाल में से मैंने कटिंग की हुई है, ठीक है? अच्छा, ये सवाल किस चीज से रिलेटेड है मैं पहले बता दूं। आपको पता है IS 38 के मेजरमेंट मॉडल्स, IS 38 के मेजरमेंट मॉडल जैसे IS 16 और 40 में थे। IS 16 में थे कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। IS 40 में था कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। इसी तरह IAS, इसी तरह और से सुने, IAS 38 में भी दो मॉडल्स हैं मेजरमेंट के, एक कॉस्ट मॉडल और एक रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन याद रखना IS 38 में नॉर्मली जो यूज होता है वो कॉस्ट मॉडल यूज होता है। IS 38 का रिवैल्यूएशन मॉडल इतना यूज नहीं होता। उसकी दलील पढ़ चुके हो आप लोग। क्या IS 38 का रिवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ उन्हीं इंटेंजिबल एसेट्स पर रिकॉर्ड होता है, उन्हीं इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अप्लाई हो सकता है जिन इंटेंजिबल एसेट्स की एक्टिव मार्केट हो, एक्टिव मार्केट हो, यानी वो रोज बिकते हो। एक्टिव मार्केट का मतलब वो इंटेंजिबल एसेट रोज बिकता हो, सही? तो मैंने आपको उस लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि शायद ही दुनिया में ऐसे कोई इंटेंजिबल एसेट है जो रोज बिकते हो। फिर एक एग्जांपल दी थी, न्यूयॉर्क टैक्सी लाइसेंस। न्यूयॉर्क टैक्सी लाइसेंस की आप लोगों को एग्जांपल दी गई थी, न्यूयॉर्क टैक्सी लाइसेंस की एग्जांपल दी गई थी, याद है? ओके, अब बात सुने। तो अब जरा यहां पढ़ेंगे पहला सवाल। डेक्सटेरिटी हैज डेवलप्ड का मतलब घर में बनाया, यानी इंटरनली जनरेटेड है। हैज डेवलप्ड का मतलब घर में बनाया, यानी इंटरनली जनरेटेड है। एंड पेटेंटेड, पेटेंटेड पेटेंटेड अ न्यू ड्रग। बेटा ये डेवलपमेंट कॉस्ट का सवाल है, कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट। आप घर में बैठ के जो फॉर्मूलाज नहीं बनाते, तो ये डेवलपमेंट कॉस्ट इंटरनली जनरेटेड है। एंड पेटेंटेड अ न्यू ड्रग which has been approved for clinical use, यानी सारी कंडीशन भी मीट हो गई, डेवलपमेंट कॉस्ट का पूरा क्राइटेरिया मीट हो गया, सही है, अप्रूव्ड है। द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द ड्रग वर $12 million। बेटा आपकी कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी है जो लगी है? $12 million की है। अब गौर से सुनना, based on early assessments of sales success, lead brand has estimated the market value
एट 20 मिलियन, इसकी मार्केट वैल्यू 20 मिलियन है। अब आप ईमानदारी से बताएं, आपने बताना है इस पर क्या रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो सकता है? क्या इस इंटेंजिबल एसेट पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो सकता है? हरगिज नहीं, नो, NO नो। क्यों? ये वो फॉर्मूला है जो मैंने इंटरनली जनरेट किया है, ये वो फॉर्मूला है, ये वो डेवलपमेंट कॉस्ट जो मैंने खुद जनरेट किया है, यानी ये वो राज है जो सिर्फ मेरे सीने में है, ये वो राज है जो सिर्फ मेरे सीने में है। तो अब बात सोचें जो राज सिर्फ मेरे सीने में हो उसकी एक्टिव मार्केट कैसे हो सकती है? वो मार्केट में बिक थोड़ी रहा है। वो राज जो सिर्फ मेरे सीने में हो उसकी एक्टिव मार्केट नहीं हो सकती। हाँ, तो इसका मतलब बेटा इसकी कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, इसकी कोई एक्टिव मार्केट नहीं है। तो भाई आप इस पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते, कॉस्ट मॉडल ही अप्लाई होगा। और कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट लगी उसी पे रिकॉर्ड होगा, यानी ये 12 मिलियन पे रिकॉर्ड होगा। इसका आंसर क्या है? 12 मिलियन। कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट 12 मिलियन का एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा, बस 12 मिलियन का। इसको मार्केट वैल्यू पे नहीं ला सकते, इसको रिवैल्यू नहीं कर सकते, इसको रिवैल्यू नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन दी करंट अकाउंट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। इन दी करंट अकाउंटिंग पीरियड, अच्छा देखो पहले मैं सारा जहन बना दूं आपको, ये सब बंद करके कर सकते हो बेटा। ऐसा सवाल है जिसमें उसने ट्रीटमेंट किया हुआ है, सवाल ऐसा है जिसमें खुद उसने फैसला सुनाया हुआ है कि हम ये कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये बताना है इज दिस ट्रीटमेंट करेक्ट और नॉट, क्या ये ट्रीटमेंट करेक्ट है या नहीं है, क्या ये ट्रीटमेंट करेक्ट है या नहीं है। ओके, गौर से सुनना। तो अब वो करेगा क्या? जो सही ट्रीटमेंट होगा उसके अगेंस्ट करेगा और आपको दलील देगा नकली, यानी आपका जहन कहीं और तरफ लेके जाएगा। आप सबको ये बात पता है और बहुत बार पढ़ो, IAS 16 में पढ़ा दी थी मैंने कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, उसकी लॉजिक क्या थी? क्योंकि स्टाफ से मिलने वाला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्टाफ से मिलने वाला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा स्टाफ कभी भी हमें छोड़ के जा सकता है, हमारा स्टाफ कभी भी हमें छोड़ के जा सकता है, हमारा स्टाफ कभी भी हमें छोड़ के जा सकता है। तो स्टाफ से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, अब ये देखो ड्रामेबाजी क्या, स्टाफ ट्रेडिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, एसेट नहीं है। पढ़ो, in the current accounting period Dexterity has spent $3 million sending its staff on specialist training courses while these, अब देखो जहन कैसा बना रहा है, देखो जहन देखो कैसा बनाएगा। while these courses have been expensive, कह रहा है बहुत महंगे महंगे कोर्सेज हैं, they have led to a marked improvement in the production quality and staff now need less supervision। स्टाफ कह रहा है अब लड़के हवा में उड़ने लगे इस ट्रेनिंग के बाद। this in turn has led to an increase in revenue। देखा, आपको सारी कहानियां ऐसा सुना रहा है ताकि आपका ध्यान उस तरफ जाए कि फायदा होगा। एंड कॉस्ट रिडक्शन, मैं मानता हूं ये सब होगा, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं है। इससे मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं, कभी भी जा सकते हैं वो। The directors of Dexterity believe these benefits will continue for at least 3 years and wish to treat the training cost as an asset। नहीं, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन सिर्फ एक बात हम बोलेंगे कि स्टाफ से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे कैन गो एनी टाइम। हाँ, मैंने खुद इसकी कुछ एक्सेप्शंस आप लोगों को पढ़ाई हैं IAS 16 में, याद है US आर्मी वगैरह की, वो अलग चीजें, दोज वर एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस थी। नॉर्मल हालात में स्टाफ ट्रेडिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती। तो आपका फैसला क्या होगा इसके लिए? दिस इज अ प्योर एक्सपेंस। आपका फैसला ये होगा कि ये एक एक्सपेंस है, ये एक एक्सपेंस है। ओके, अब उसके बाद इन December X3 Dexterity paid $5 million for a television advertising campaign for its products that will run for 6 months from 1st January X4 to 30th June X4। सुनिए बेटा, पहले तो अपने बचपन से लेकर आज तक सोच लो, एडवर्टाइजिंग एक एक्सपेंस है। एडवर्टाइजिंग क्या है? एक्सपेंस है। उसकी लॉजिक भी मैं आपको देता हूं, आप लास्ट लेक्चर में सुनी भी होगी कि एडवर्टाइजमेंट अगर आप करते हो ना तो उसको इंटेंजिबल एसेट क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, सेपरेबल नहीं है। मैंने अगर आज एडवर्टाइजमेंट की ना तो उससे जो मुझे फायदा हुआ वो मैं अलग से नहीं बेच सकता, वो मैं अलग से बेच नहीं सकता, अलग से बेच सेपरेट नहीं कर सकता। सही है?
तो ऐसी सूरत हाल में एडवर्टाइजिंग एक एक्सपेंस है, वो कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि अगर मैंने यहां खड़े होके 3 साल की एडवांस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे कर दी, मैंने यहां खड़े होके नेक्स्ट 3 इयर्स की एडवांस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे कर दी, तो ऐसी सूरत हाल में जो एडवांस पे किया दैट इज प्री पेमेंट, दैट इज क्या है, प्री पेमेंट। तो प्री पेमेंट मेरा एसेट हो जाएगा, याद है, ये आपने पिछले लेक्चर में भी सुना है। अब इसको गौर से देखें, मैं समझाता हूं। इन December X3, Dexterity paid $5 million for a television advertising campaign for its products that will run for 6 months from 1st January X4 to 30 June X4। सुनिए बेटा, कब से कब तक है, 1 जनवरी से लेके 30 जून, 1 जनवरी से लेके 30 जून के लिए इसने एडवर्टाइजमेंट पे कर दिया। अब एक मिनट, अब आप नीचे जरा ईयर एंड पढ़ें, ईयर एंड का बोल रहा है, देखो ये रहो, ये पढ़ो, रिक्वायरमेंट में ईयर एंड पढ़ो, ये देखो ईयर एंड है अपना 31 मार्च X4, इसने जनवरी टू जून के लिए पे कर दिया, जनवरी टू जून, जबकि हमारा ईयर एंड क्या है 31 मार्च X4। तो इसका मतलब 3 महीने बाद ईयर एंड हो रहा है, 3 महीने बाद ईयर एंड हो रहा है। सोचो थोड़ी देर के लिए, the directors believe that increased sales as a result of will continue for 2 years from the start of advertisement। बेशक जितना भी फायदा हो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट को हम सेपरेटली ट्रांसफर नहीं कर सकते, एडवर्टाइजमेंट के इकोनॉमिक बेनिफिट को सेपरेटली ट्रांसफर, तो ये आइडेंटिफाइबल नहीं है, सेपरेबल नहीं है, इसी वजह से ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है। दैट्स व्हाई एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस। अब देखो मैं आपको स्केच बना के समझाता हूँ, ये देखो, ये देखें योर अकाउंट, आप देखें आपने यहां 31 दिसंबर X3 को, यहां 31 दिसंबर X3 को, सब बच्चे यहां देखें, 5 मिलियन पे कर दिया, और कब से कब तक है, ये जून तक के लिए पे कर दिया, जून X4 तक के लिए, 6 महीनों के लिए पे कर दिया है। लेकिन आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हो रहा है, ये देखो, योर अकाउंटिंग पीरियड एंड्स ऑन 31 मार्च X4, योर अकाउंटिंग पीरियड एंड्स ऑन 31 मार्च X4। तो 5 मिलियन पूरे 6 महीने के लिए पे किया है, 5 मिलियन पूरे 6 महीने के लिए पे किया है। तो बेटा अभी ईयर एंड होने तक 3 महीने गुजरे ना, आधा टाइम गुजरा है, तो यहाँ 2.5 मिलियन का एक्सपेंस बुक कर दोगे, हाँ, और बाकी ये जो 2.5 मिलियन है ना, वो यहाँ प्री पेमेंट आ जाएगा, वो यहाँ प्री पेमेंट आ जाएगा। सही है, नहीं समझे बेटा, 5 मिलियन जो आपने पे किया उसमें से आधा 6 महीने के लिए पे किया ना, 5 मिलियन आपने 6 मंथ्स के लिए पे किया है, तो उसमें से 3 महीने का 2.5 मिलियन का एक्सपेंस हो जाएगा, और बाकी 2.5 मिलियन प्री पेमेंट में नजर आ रहा होगा, बाकी 2.5 मिलियन प्री पेमेंट में नजर आ रहा होगा। सही है, ये इसका ट्रीटमेंट होगा, देख लें। नहीं किसके, हाँ ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये बड़ा जबरदस्त बहुत अच्छा सवाल है, 2009 में आया था, डरबी के नाम से 2009 में आया था। इसका फर्स्ट पार्ट इज आउट क्लास, फर्स्ट पार्ट बहुत जबरदस्त है, सुनिए क्या लिखा है। एन असिस्टेंट ऑफ योर्स, यानी ये सवाल ऐसा है, पहले से इसका इंट्रोडक्शन सुन लें, इसमें गलतियों की भरमार है, इस सवाल में गलतियों की भरमार है, सही है। एन असिस्टेंट ऑफ योर्स हैज बीन criticized over a piece of assessed work that he produced for his study course of giving the definition of a non-current asset। भाई एक साहब हैं, अनाड़ी हैं बेचारे, उन्होंने नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन पेश की है, उन्होंने नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन पेश की है, नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन पेश की है। देखते हैं क्या पेश की है। 4 मार्क का सवाल है, 4 गलतियां होंगी, 4 जवाब हैं, 4 जवाब दूंगा, 4 मार्क है, 4 गलतियां 4 जवाब। पहला ये कह रहे हैं अ फिजिकल एसेट
अ फिजिकल एसेट, मैंने इनका हाथ पकड़ के रोका, मैंने कहा क्या हो गया है, जरूरी नहीं है नॉन करंट एसेट हमेशा फिजिकल हो, इंटेंजिबल एसेट भी नॉन करंट एसेट होता है, जरूरी नहीं है कि नॉन करंट एसेट हमेशा फिजिकल हो, इंटेंजिबल एसेट भी नॉन करंट एसेट होता है। 1 रुपया मिल गया, 1 मार्क मिल गया, 4 में से 1 मार्क, पहली गलती पकड़ ली। ये कह रहा है नहीं हमेशा फिजिकल एसेट ही होगा, मैंने कहा ना ये इंटेंजिबल भी हो सकता है, एक बात। दूसरी बात फिर कह रहे हैं ऑफ सब्सटेंशियल कॉस्ट, कह रहे हैं कि नॉन करंट एसेट सिर्फ वही होता है जिसपे बहुत सारी कॉस्ट लगी हो, यानी समझ लो बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी मशीन्स। मैंने कहा ना ना ना, मैंने कहा एक फैन भी नॉन करंट एसेट होता है, एक चेयर भी नॉन करंट एसेट होती है, हाँ राइट। तो बेशक कॉस्ट कम भी लगी हो, लेकिन अगर मोर देन उसकी लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है या मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है तो वो नॉन करंट एसेट है, सही। तो जरूरी नहीं है सब्सटेंशियल कॉस्ट हमेशा लगे। दो बातें बता दी। कह रहा है फिजिकल एसेट हमेशा फिजिकल होगा, मैंने कहा ना इंटेंजिबल भी हो सकता है। नंबर 2 कह रहा है सब्सटेंशियल कॉस्ट, मैंने कहा ना 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 तो भी नॉन करंट एसेट हो सकता है। नंबर 3 ओन्ड बाय द कंपनी, गलत। दुनिया भर की बुक्स उठा के देख लो, अभी लेटेस्ट डेफिनेशन क्या है, कंट्रोल्ड बाय द, कंट्रोल्ड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, जो हमारे कंट्रोल में हो, ओन ना हो, ओन होना जरूरी नहीं है, कंट्रोल होना जरूरी है, कंट्रोल होना जरूरी है, कंट्रोल होना जरूरी है, सही। कंट्रोल होना जरूरी है, कंट्रोल होना जरूरी है, ओन्ड होना जरूरी नहीं है, गलत बात है। और आखिरी बात क्या कह रहे हैं, विच विल लास्ट लॉन्गर देन 1 ईयर, विच विल लास्ट लॉन्गर देन 1 ईयर, ये भी गलत। ये क्या कह रहा है, विच विल लास्ट लॉन्गर देन 1 ईयर, असल डेफिनेशन क्या बताऊं, विच गिव्स इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ये असल डेफिनेशन है, विच गिव्स इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, सही। तो ये चार बातें, चार गलतियां थी, चारों बता दी। पहली, इसने बोला फिजिकल एसेट, मैंने कहा ना इंटेंजिबल भी हो सकता है। इसने कहा सब्सटेंशियल कॉस्ट, मैंने कहा कम कॉस्ट पे भी काम हो सकता है, नॉन करंट एसेट बन सकता है। तीसरी बात इसने बोली ओन्ड बाय द कंपनी, मैंने कहा ना ना ना, कंट्रोल पे भी गुजारा हो जाए, कंट्रोल है असल तो। और नंबर 4 इसने बोला विच विल लास्ट लॉन्गर देन 1 ईयर, मैंने कहा नहीं, विच गिव्स इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो ये 4 मार्क की बात थी और 4 रुपए मिल गए हमें, ठीक है। 1 मिनट के लिए खामोश। अब अगली चीज, द सेम असिस्टेंट, द सेम, अब ये देखो, अब ये पूरा प्रॉपर सवाल है इसका। दो रिक्वायरमेंट्स इसकी बहुत बच्चों वाली हैं, आपने लास्ट लेक्चर सुना हुआ है, पहले कह रहा हूं उससे कनेक्टेड है। दो रिक्वायरमेंट बहुत बच्चों वाली है, एक थोड़ी सी सोच और फिक्र वाली है, चलो समझ जाओगे इंशाल्लाह। चलो, द सेम असिस्टेंट हैज इनकाउंटर्ड the following matters during the preparation of the draft financial statement for the year ended, याद रखना 30th September X9 is the year end. He has given an explanation of statement of them. चलो, नंबर 1, डरबी स्पेंड 200,000, ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले ऊपर किया था आपने, जो पिछला सवाल था ना डेक्सटेरिटी, उसी में किया था, वापस आ गया। डरबी स्पेंड 200,000 सेंडिंग इट स्टाफ ऑन ट्रेनिंग कोर्सेज, खत्म। पहले ही देखते ही मैं फैसला सुना दूं, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट हमारा एक्सपेंस है, प्योर स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट हमारा क्या है, एक्सपेंस। तो जब स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट हमारा एक्सपेंस होता है, जब स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट हमारा एक्सपेंस होता है, तो देखना अभी आपको ड्रामेबाजी करके एसिड बुक करवाएगा, ड्रामेबाजी शुरू देखो इसकी, चलो ओढ़ो। This has already led, ये देखें, this has already led to improvement in the company's efficiency and resulted in cost savings. The organizer of the course has stated that the benefits from the training should last for a minimum of 4 years. For a minimum of 4 years, बोला इसके फायदे तो 4 साल तक चलेंगे। मैंने कहा जितने साल भी चले हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हमें क्या फायदा आया, हमारे कंट्रोल में नहीं है। The assistant has therefore, देखो इसने क्या ट्रीटमेंट की हुई है, the assistant has therefore treated the cost of the training as an intangible asset, गलत, ये एक्सपेंस था।
and then charge 6 months amortization based on every date during the year on which training courses were completed. बेटा टोटल गलत है। आप क्या बोलोगे कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि स्टाफ से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्टाफ से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्टाफ से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो ना ये एसेट बुक होगा, और जब एसेट ही बुक नहीं हो सकता तो इसकी डेप्रिसिएशन भी इसने गलत बुक की है, अमोर्टाइजेशन, तो दोनों चीजें रिवर्स हो जाएंगी। इन्होंने जो एसेट बुक किया उसको आप एक्सपेंस कन्वर्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, और जो इन्होंने 6 महीने की अमोर्टाइजेशन बुक कर ली है, जो इन्होंने 6 महीने की अमोर्टाइजेशन बुक कर ली है, उसको रिवर्स करके इनकम बुक कर देंगे। सही है? तो यहाँ कोई एसेट रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट हमारा एसेट नहीं है। हाँ, एक्सेप्शंस अलग थी, वो अलग से ही आपको पढ़ाई गई थी, उसका यहाँ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, मैं खामोश हूँ। नंबर 2 चले यहाँ देखें। बेटा आप लोगों को याद है, मैं नंबर 2 कराने से पहले आप लोगों ने पिछली क्लास जिन्होंने सबने अटेंड की है, उसमें मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पे बात की थी। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बात की थी। तो बेटा याद रहे कि रिसर्च कॉस्ट हमारा एक्सपेंस होता है। सही है? अगर हम क्योंकि रिसर्च बहुत इनिशियल स्टेज होता है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है फाइनल प्रोडक्ट दुनिया में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन फिर सुनो, अगर हम रिसर्च अपने लिए कर रहे हैं, हमारा अपना रिसर्च हो रही है अपने अपने काम के लिए, तो वो एक्सपेंस है। ठीक है? क्योंकि रिस्क हमारा है। तो रिसर्च हम अपने लड़कों से कराएं या गैरों से कराएं, है तो रिस्क हमारा ना, तो रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस है। लेकिन एक और केस था, अगर हमारी दुकान खुली हुई है और हमारी दुकान का काम ही रिसर्च करना है दूसरों के लिए, हम रिसर्च की सर्विस देते हैं, तो ये एक अलग टॉपिक था। ये एक अलग टॉपिक था, ये भी आएगा यहाँ। तो ये दोनों एक एक करके समझाता हूँ। आपने लास्ट क्लास अटेंड की है, चलो पढ़ो। During the year, company started research work with a view of the eventual development of a new processor chip. यानी कंपनी स्टार्टेड रिसर्च वर्क अपने लिए, ताकि बाद में हम डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है? तो अब हम रिसर्च स्टेट में राइट नाउ। जब हम अपने लिए रिसर्च कर रहे हैं तो हर हाल में एक्सपेंस है। जब हम अपने लिए रिसर्च कर रहे हैं तो हर हाल में एक्सपेंस है। लेकिन अब देखें इनकी ड्रामेबाजी शुरू। By 30th September X9, it had spent 1.6 million on this project. Derby has a past history of being particularly successful in bringing similar project to a profitable conclusion. अब यूं कह रहा पास्ट में अक्सर ऐसा हुआ है, जब भी हमने इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए ना तो वो सक्सेसफुल हुए हैं। मैंने कहा पास्ट को छोड़ो, इस प्रोजेक्ट की बात करो। इस प्रोजेक्ट में इस वक्त आप इनिशियल स्टेज पे हो। रिसर्च स्टेज की डेफिनेशन याद है? रिसर्च स्टेज की डेफिनेशन थी इनिशियल प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इस प्रोजेक्ट की बात करो। As a consequence, the assistant has treated the expenditure to date on this project as an asset. गलत, बिल्कुल गलत। रिसर्च कॉस्ट एसेट नहीं है, रिसर्च कॉस्ट इज एक्सपेंस। तो ये जो अमाउंट है ये आप एक्सपेंस बुक करोगे। ये इस दिस मस्ट बी बुक एज एक्सपेंस। दिस मस्ट गो इन पीएनएल इमीडिएटली। ये इमीडिएटली पीएनएल में जाएगा। जब कभी भी आप अपने लिए रिसर्च कर रहे होगे तो वो हर हाल में एक्सपेंस है। आप सब ने पढ़ा हुआ है। अपने लिए रिसर्च कर रहे हो तो हर हाल में एक्सपेंस है। नाउ नेक्स्ट पैरा, Derby was also commissioned by a customer to research and if feasible। देखो पढ़ो अब ये पढ़ो यहां से। Derby was also commissioned by a customer। अब मेरे पास कोई कस्टमर आया, मैं उसके लिए रिसर्च कर रहा हूं, अपने लिए रिसर्च नहीं कर रहा। मैं किसी और के लिए रिसर्च कर रहा हूं, अपने लिए रिसर्च नहीं कर रहा। अपने लिए रिसर्च नहीं कर रहा भाई। ठीक है? तो अब रिस्क मेरा नहीं है, कस्टमर का है। मेरा तो काम, अब मैं क्या करूंगा, मैं जो भी कॉस्ट लगाऊंगा उसमें प्रॉफिट ऐड करके उससे सेलिंग प्राइस चार्ज करूंगा। अब तो मैं कमाऊंगा। सही? पढ़ो। Derby was also commissioned by a customer to research and if feasible produce a computer system to install a motor vehicle that can automatically
that can automatically stop the vehicle if it is about to be involved in a collision. At 30th September X9, Derby had spent 2.4 million on this project, but at this date it was uncertain as to whether the project would be successful. हाँ, रिसर्च स्टेज पे तो यही होता है, रिसर्च स्टेज पे तो कोई कंफर्मेशन होती नहीं है, लेकिन ये रिस्क कस्टमर का है, मेरा थोड़ी है, ये तो कस्टमर का रिस्क है, मेरा थोड़ी है, मैंने तो दुकान, मैं तो सर्विस दे रहा हूँ, मैं तो रिसर्च की सर्विस दे रहा हूँ। अब ये देखो ड्रामा, as a consequences the assistant has treated the 2.4 million as an expense, गलत, in the statement of profit and loss, very wrong। आराम से सुकून से सुनो। अब जब हम दूसरों के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो हम तो कमाएंगे ना इसमें, अब तो हम रिसर्च की सर्विस दे रहे हैं। आप इसको यूं सोचें, मैं ये पेन किसी और के लिए मैन्युफैक्चर करता हूं, इधर देखें, ये पेन मैं किसी और के लिए मैन्युफैक्चर करता हूं, तो अब जो भी मैं प्लास्टिक लेकर आऊंगा, जो भी वो मेरी इन्वेंट्री है, वो मेरी क्या है, इन्वेंट्री है। और आज मैं उसको वर्क इन प्रोग्रेस, अगर आधी पेन बनी होगी तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, आधी पौनी पेन बनी होगी तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो आज जो भी खर्चा कर रहा हूं उस पेन को बनाने में, उसको वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से करंट एसेट में दिखाऊंगा। और जब कल ये तैयार होके बिकेगी, कल जब ये तैयार होकर उसको बेचूंगा, तो उससे जो पैसे चार्ज करूंगा वो मेरा रेवेन्यू होगा। ऊपर देखो मेरी तरफ, वीडियो में देखो, ऊपर रेवेन्यू बुक करूंगा और नीचे कॉस्ट ऑफ सेल में इसको एक्सपेंस बुक कर दूंगा आने वाले कल में। सही, तो अब इसको यूं ही सोचो कि इस बार हम जब रिसर्च दूसरों के लिए कर रहे हैं, इस बार हम जब रिसर्च दूसरों के लिए कर रहे हैं तो हम तो कमाएंगे ना बाद में। तो हम जो भी खर्चा कर रहे हैं वो हमारी इन्वेंट्री है, यानी वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है। हम जो भी खर्चा कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। हम जो भी खर्चा कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है। तो दिस एक्सपेंडिचर मस्ट बी ट्रीटेड एज अ करंट एसेट, यानी ये वर्क इन प्रोग्रेस ट्रीट होगा। आज ये वर्क इन प्रोग्रेस ट्रीट होगा, और कल जब हम उससे चार्ज करेंगे रेवेन्यू, तो ऊपर रेवेन्यू बुक कर देना और नीचे कॉस्ट ऑफ सेल बुक कर देना, और आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये एक्सपेंस नहीं है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे आप किसी को पेन बना के बेचते हो ना, इसी तरह आप किसी और के लिए रिसर्च कर रहे हो। अजान हो रही है, मैं
अच्छा जी, सही। तो बेटा देखें, आपने अभी तक इस सवाल के जितने भी पार्ट्स किए हैं सुने, उसमें देखें वो कैसा डॉज देता है, यानी जहां एक्सपेंस होना चाहिए वहां ड्रामेबाजी करके आपको एसेट की तरफ जहन लेके जाता है, और जहां एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए वहां वो ड्रामाबाजी करके आपको एक्सपेंस दिखा रहा है। ठीक है, ओके। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया, ये लास्ट पार्ट, ये जरा बड़ा पार्ट है। मैं पहले इससे पहले के पार्ट पढ़ाऊं, पहले आपको समझाता हूं एक चीज। बेटा आपने F3 में भी पढ़ा और F7 की लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट याद है? क्या आप घर में बैठ के एक फॉर्मूला बना रहे हो, सुनो आप मेरी तरफ देखें, मेरी आज घर में बैठ के एक फॉर्मूला बना रहे हो या कोई रेसिपी बना रहे हो, तो आज आप जो भी खर्चा कर रहे हो उसको कैपिटलाइज करते थे, आज आप जो भी खर्चा कर रहे हो उसको कैपिटलाइज करते थे, और कल जब फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट लॉन्च होता था, कल जब फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट लॉन्च होता था, यानी कल जब फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट आपको कमा के देता था, कल जब फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट आपको कमा कर देता था, तो जैसे जैसे वो आपको कमा के देता था आप ऊपर रेवेन्यू बुक करते थे और नीचे एमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस, नीचे एमोर्टाइजेशन का क्या बुक करते थे? एक्सपेंस। फिर एक बार सुने, फिर सुने आराम से। बेटा आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करते थे, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में फायदा होने का था, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने का था। हाँ, तो आज एसेट बुक करते थे, और जिस दिन से प्रोजेक्ट कंप्लीट होके लॉन्च होता था, प्रोजेक्ट लॉन्च होने का मतलब प्रोजेक्ट आपको कमा के देता था, तो जैसे जैसे ऊपर रेवेन्यू बुक करते थे नीचे आप एक्सपेंस भी बुक कर लेते थे, एमोर्टाइजेशन का, याद है? यही होता था। बस ऐसा ही सवाल है ये भी, ये ऐसा ही सवाल है, लेकिन एंड में सवाल में एक डॉज है। ये सवाल वैसा ही है लेकिन सवाल के एंड में एक डॉज आएगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, चलें अच्छी तरह देखिएगा, बहुत गौर से सुनना, एंड में जाके एक डॉज आएगा। चलो क्या लिखा है? डर्बी signed a contract Derby signed a contract for an initial 3 years in August X9 with a company called Media Today to install a satellite dish and cabling system to a newly built group of residential apartments। सुने, यहाँ देखें बेटा, हमारा नाम है डर्बी, एक कंपनी है मीडिया टुडे। मीडिया टुडे शॉर्टकट में समझ लो केबल वाले हैं। मीडिया टुडे शॉर्टकट में कौन है? केबल वाले। जैसे पाकिस्तान में स्टॉर्म फाइबर है और ये सब नहीं है, जो इंटरनेट सर्विस देते हैं और केबलिंग की सर्विस देते हैं, राइट, केबल टीवी की सर्विस देते हैं, तो मीडिया टुडे वो कंपनी है। आज एक नई सोसाइटी बनी है, बिल्कुल नया एरिया बना है, तो वहां मीडिया टुडे ने ये सर्विस देनी है, तो मीडिया टुडे ने हमें बुलाया, डर्बी हम लोग डर्बी हैं, हमें बुलाया और हमें बोला कि यहाँ आप पूरी इंस्टॉलेशन कर दें, आप यहाँ पूरी इंस्टॉलेशन, डिश वगैरह जो नहीं लगाने होते वो आप कर दें। ठीक है, तो हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं मीडिया टुडे के लिए, हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं मीडिया टुडे के लिए, जो मीडिया टुडे केबल वाला है, सही है, ये इंटरनेट वाला है, जो भी बोलते। अब सुने अच्छी तरह, होश में रहें। Media Today will provide telephone and television services to the residents of the apartments via the satellite system and pay तवज्जो डर्बी यानी हमें पे करेगा $50,000 पर एनम कमेंसिंग इन December X9। अभी नहीं देगा हमें, कब से देगा? December X9 से, यानी आज जो हम खर्चा कर रहे हैं, आज जो हम इंस्टॉलेशन कॉस्ट कर रहे हैं, इसका अजर हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों एक मिनट के लिए सोचो, ये कुछ हद तक कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट जैसा ही तो हो गया, ये कुछ हद तक कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट ही तो हो गया कि आज जो भी हम खर्चा कर रहे हैं उसका अजर हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो आज के खर्चे को हम कैपिटलाइज कर लेंगे, आज जो खर्चा कर रहे हैं उसको कैपिटलाइज कर लेंगे, और जब आने वाले कल में जब ये हमें कमा के देगा, आने वाले कल में जब हमारी कमाई शुरू होगी, तो ऊपर कमाई बुक करना और नीचे एमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस बुक कर देना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, वही कहानी है, जैसे कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट होती है वही कहानी है। अब सुने, अब क्या कह रहे हैं? वर्क ऑन द इंस्टॉलेशन commenced on 1st September X9 एंड एक्सपेंडिचर, देखो अब हमने इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया, 1 सितंबर से हमने इंस्टॉलेशन शुरू करिया, एंड द एक्सपेंडिचर टू 30th September X9 वाज 58,000। ये देखें, अब आराम से सुने, बिल्कुल आराम से सुने, देखते रहे। देखो भाई, सितंबर के महीने में काम शुरू हुआ और एक महीने के अंदर हमने 58,000 का एसेट बुक कर लिया। ठीक है, ये सितंबर है, फिर अक्टूबर आएगा, नवंबर, दिसंबर एंड सो ऑन।
भाई हमें दिसंबर तक काम 1 दिसंबर तक काम कंप्लीट करके देना है, क्योंकि 1 दिसंबर से लोग रहने आ जाएंगे और 1 दिसंबर से लोग यूज करना शुरू करेंगे, तो उसके बाद से हमें भी पैसे मिलना शुरू होंगे, उसके बाद से हमें भी 50,000 पर एनम मिलना शुरू होंगे, राइट? ओके, तो बेटा मैंने क्या करा, जो भी आप आज खर्चा कर रहे हो उसका अजर आपको फ्यूचर में मिलेगा, जो भी आप इंस्टॉलेशन, जो भी डेवलपमेंट आज आप कर रहे हो उसका अजर फ्यूचर में मिलेगा। तो आज के खर्चे को आप कैपिटलाइज करोगे, बिल्कुल सही बात है। पढ़ें। Work on installation commenced on 1st September X9 and the expenditure to 30th September X9 was 58,000. The installation is expected to be completed, अब अगले महीने तक हो जाएगी, देखो, by 31st October X9. Previous अब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सब रुक के सुनना. Previous experiments with this similar contract indicate that Derby will make a total profit of 40,000 over 3 years on this initial contract. यानी 3 साल तक हमें फायदा होने का और उस 3 साल में हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। बेटा दुनिया की किसी डिक्शनरी से भी पढ़ लो, दुनिया की किसी डिक्शनरी से प्रॉफिट का मतलब पढ़ लेना। प्रॉफिट का मतलब ये है, सुनिए, कि जो कॉस्ट लगाई है वो तो पूरी मिलेगी। प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो कॉस्ट लगाई है वो पूरी मिलेगी, एक्स्ट्रा कुछ और भी मिलेगा। प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो कॉस्ट लगाई है वो तो पूरी मिलेगी, वो तो पूरी मिलेगी, एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा। प्रॉफिट इज एन एक्स्ट्रा थिंग ना, अलग से भी मिलेगा, याद रखना। अब यहां से डॉज इसका, अब ये कितना बड़ा बेवकूफ बना रहा है आपको, सुनो। यानी क्या कर रहा था, राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट पे ले जा रहा है आपको, बिल्कुल बेवकूफ बना रहा है। सुनना शुरू करें। द असिस्टेंट, पढ़ें। द असिस्टेंट करेक्टली रिकॉर्डेड द कॉस्ट ऑफ to 30th September X9 of 58,000 as a non current asset। बिल्कुल सही बात है, ये 58,000 एक नॉन करंट एसेट है, क्योंकि 3 साल तक इसका बेनिफिट होगा फ्यूचर में, 3 साल तक, यानी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, ये नॉन करंट एसेट है, सही है। बट आगे पढ़ो। देन रोट का मतलब राइट ऑफ, रोट दिस अमाउंट डाउन टू 40,000 द एक्सपेक्टेड टोटल प्रॉफिट बिकॉज ही बिलीव द एसेट टू बी इंपेयर्ड। ये कह रहा है एसेट इंपेयर हो गया, ये कह रहा है एसेट इंपेयर हो गया और इसने इंपेयरमेंट बुक कर ली। इसने क्या बुक कर ली, इसने कहा कि एसेट इंपेयर हो गया और फौरन से इंपेयरमेंट बुक कर ली। मैंने कहा यार ये बहुत ही नाजायज हरकत की है, इंपेयरमेंट बुक करके आपने बहुत नाजायज हरकत की, इंपेयरमेंट नहीं बुक होनी चाहिए थी। क्यों? मैं एग्जांपल देता हूं आपको, सुने, यहाँ देखें, सब देखें, यहाँ सब देखें। बेटा देखो, जब प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड है, 40,000, हाँ, और समझ लो, ऐसे ही समझ लो, अभी तक कॉस्ट लगी है 58, तो इसका मतलब 40 प्लस 58 आपको रेवेन्यू मिलेगा 98। नहीं समझे बेटा? आपकी जो है ना, आपकी जो कॉस्ट लगी है वो 58 लगी है, 58 लगा के 98 मिलने का है। ये आपको ऐसे दिखा रहा है जैसे 58 लगा के 40 मिलेगा, नहीं, 40 इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब कॉस्ट तो पूरी निकल गई, बल्कि एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो इंपेयरमेंट कैसी भाई? हाँ, इंपेयरमेंट तब होती है आपने 58 लगाया और आपको फ्यूचर जो बेनिफिट है वो 40 का होने का है, हाँ, तो फिर इंपेयरमेंट हो जाती। तो दिस इंपेयरमेंट इज रॉन्ग। इंपेयरमेंट क्यों? कोई इंपेयरमेंट नहीं है भाई, आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट तो पूरी निकल रही है ना यार। हाँ, अगर ऐसा होता है कि आप 58 लगा रहे हो और आपको 30 रुपए मिल रहे हैं रिटर्न में, तो अब आपका लॉस है, अब लॉस है, अब इंपेयरमेंट है, तो ये इंपेयरमेंट गलत है। तो ये इंपेयरमेंट बुक नहीं होनी चाहिए। आपको इसके सोल्यूशन में जहां टिक करना होगा, जहां इंपेयरमेंट नहीं है, आप बोलोगे इंपेयरमेंट गलत है, इंपेयरमेंट नहीं होनी चाहिए, सही है, क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है प्रॉफिट। वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब कॉस्ट तो पूरी कवर हो गई, प्रॉफिट का मतलब कॉस्ट तो पूरी कवर हो गई, कॉस्ट तो पूरी कवर हो गई, प्लस एक्स्ट्रा भी बचा, तो बाकी सब कुछ सही था। इंपेयरमेंट वाज रॉन्ग, इंपेयरमेंट वाज रॉन्ग, देख लो। समझ गए तो एक मैसेज करें, बात समझ गए तो एक मैसेज कर दें प्लीज।
अब बेटा जी इसके बाद एक स्टैंडर्ड है, उसका नाम है IS-21। मैं उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन आज दे रहा हूँ, बाकी मैं अगले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन आज देता हूँ आपको। IS-21 इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने, गौर से सुने प्यारे बच्चों। आज से करीब 4-4.5 साल पहले F7 के कोर्स में ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज की कोई चीज नहीं थी। लेकिन फिर हमारे F7 का कोर्स रिवाइज हुआ और ये एडवांस लेवल की चीज थी, P2 SBR लेवल की चीज इन्होंने थोड़ी सी यहाँ डाल दी, थोड़ी सी, पूरी नहीं डाली, कंप्लीट नहीं। IS-21 हकीकत में एक बहुत बड़ा IS है। इसका असल वर्जन आप लोग पार्ट 3 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जिसमें आपको ऐसा भी बताया जाएगा कि आप पाकिस्तान में होंगे और आपकी एक सब्सिडरी बाहर होगी। आप पाकिस्तान में पेरेंट कंपनी होगी और सब्सिडरी आपकी यूके में होगी, यूएस में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी, कनाडा में होगी, राइट। वो एक अलग चीज है, वो एक एडवांस लेवल है। लेकिन स्टिल आप लोग का कुछ यहाँ बेसिक लेवल होगा। बेसिक लेवल इस तरह कि जैसे मैं पाकिस्तानी कंपनी हूँ और मेरी बैलेंस शीट रुपीस वाली है। मैं पाकिस्तानी कंपनी हूँ और मेरी बैलेंस शीट यानी मेरी SOFP रुपीस वाली है। अब मैंने किसी गोरे को क्रेडिट सेल की, तो मैंने गोरे को क्रेडिट सेल की अमेरिका, तो मैंने डॉलर्स में की, तो मेरा रिसीवेबल डॉलर में, बाकी पूरी बैलेंस शीट रुपीस में, लेकिन एक रिसीवेबल मेरा डॉलर में। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब हमें पढ़ाया जाएगा, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह यहाँ देखें, मैं पूरी बुक्स अपनी रुपीस में बनाता हूँ, मैं अपनी पूरी बुक्स रुपीस में बनाता हूँ। लेकिन मैंने आज एक मशीन खरीदी है अमेरिका से उधार पे, तो अमेरिका से मशीन खरीदी है तो डॉलर्स में खरीदी है, तो मुझे वो डॉलर्स में ही रीपे करना है, मुझे वो डॉलर्स में ही रीपे करना है, मुझे वो डॉलर्स में ही रीपे करना है। ओके, सही। तो अब मेरी पूरी बैलेंस शीट एवरीथिंग रुपीस में, लेकिन मेरा एक एसेट, मेरा एक लाइबिलिटी सॉरी वो डॉलर्स में। तो इस तरह के ट्रीटमेंट्स हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले हमें एक बेसिक चीज हमें डिस्कस करनी है, और वो क्या है, दो डेफिनेशन है जो हमें आनी चाहिए। नंबर 1, फंक्शनल करेंसी, सबसे अहम डेफिनेशन यही है, फंक्शनल करेंसी। देखो अब डेफिनेशन में रीड कर रहा हूं, आप लोग भी देखें। फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वेयर द एंटिटी ऑपरेट्स। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अगर मुझे आज अपने इंस्टीट्यूट की, मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट की फंक्शनल करेंसी निकालनी है, मुझे अगर आज अपने इंस्टीट्यूट की यानी मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट की फंक्शनल करेंसी निकालनी है, तो इसका पहले क्या कह रहा है, जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं कराची में, और कराची में रुपीस चलती है, हमारी इकोनॉमी में क्या है, रुपीस। इन मोस्ट केसेस दिस विल बी लोकल करेंसी। ये तो बेसिक बात हो गई, ठीक है। लेकिन असलियत में इसकी तफसीलात कुछ और है, असलियत में इसकी तफसीलात कुछ और हैं, दिमाग ऑन कर लें। असलियत में इसकी तफसीलात कुछ और हैं, थोड़ा सा दिमाग इधर कर लें, सुने। अब क्या कह रहे हैं, एन एंटिटी कंसिडर्स द फॉलोइंग व्हेन डिटरमिनिंग इट्स फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी निकालने के लिए सारे पॉइंट्स कंसिडर होते हैं। ये 3 पॉइंट्स प्राइमरी पॉइंट्स हैं, ये जो पहले 3 पॉइंट्स हैं बेटा, ये प्राइमरी पॉइंट्स है। आइए इनको एक एक करके आपके सामने पेश करता हूं। पहला, द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस द सेल्स प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो करेंसी जो हमारी गुड्स जो हम बेचते हैं ना, उसकी सेल्स प्राइस को इन्फ्लुएंस करे। देखो, दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस द सेल्स प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सुनो, तो अगर मैं कराची में काम कर रहा हूँ, तो कराची में, गौर से सुने, कराची में जब मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरी जो नॉर्मल सेल्स होती है वो रुपीस में ही होती है। मेरी नॉर्मल सेल किस में होती है, रुपीस में होती है ना यार, रुपीस में पूरी सेल्स रेवेन्यू होता है। तो हमारे लिए पहला पॉइंट रुपीस वाला है। अगर मैं अपने इदारे की बात करूं तो पहला पॉइंट रुपीस वाला है, ठीक है। नंबर 2, द करेंसी, सुकून, द करेंसी ऑफ द कंट्री, द करेंसी ऑफ द कंट्री whose competitive forces and regulations
मेनली डिटरमिन द सेल्स प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आराम से अच्छी तरह पढ़ो। द करेंसी ऑफ द कंट्री, यानी उस मुल्क की करेंसी, उस मुल्क की करेंसी मेरी फंक्शनल करेंसी होगी जिस मुल्क की कॉम्पिटिटिव फोर्सेस और रेगुलेशंस, यानी जिस मुल्क में जो लॉ पास होता है वो रुपीज में ही हो। जैसे अगर हमारे मुल्क में आज कोई लॉ पास होता है कि भाई आपको अपनी प्रोडक्ट बेचनी है तो इतने में बेच सकते हो, तो रुपीज में ही होगा। सही। तो ऐसे ही मुल्क की करेंसी, यानी इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी हमारे लिए रुपीज है। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी रेगुलेशंस वगैरह, रेगुलेटर जो हमारे हैं ना यहाँ के, वो रेगुलेटर जो भी लॉ पास करता है कि अगर भाई अब चीनी आपने इस रेट से कम में नहीं बेचनी, यानी इससे महंगी नहीं बेचनी है, इससे सस्ती नहीं बेचनी, तो जो भी लॉज यहाँ पास होते हैं पाकिस्तान में रुपीज में ही होते हैं। तो अगर पाकिस्तान में कोई कंपनी है तो वो रुपीज वाली होगी। ठीक है, इस पॉइंट के हिसाब से। दी करेंसी, तीसरा पॉइंट पढ़ रहा हूं, दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर, मटेरियल एंड अदर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड बेटा। वो करेंसी जिसमें आप अपनी मेजर ये सारे एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हो। तो बेटा हमारे इंस्टीट्यूट को अगर आप देखें तो हम लोग अपनी टीचर्स को रुपीज में पे कर रहे हैं, हम अपना रेंट रुपीज में पे कर रहे हैं, हम के इलेक्ट्रिक का बिल रुपीज में पे कर रहे हैं, बाकी इंप्लॉइज की पेमेंट रुपीज में, तो मेजर कॉस्ट हमारी रुपीज में ही है। तो बेटा इन सारे फैक्टर्स से हमारी फंक्शनल करेंसी रुपीज है। हमारी फंक्शनल करेंसी क्या है? रुपीज है। हमारी फंक्शनल करेंसी रुपीज है। हमारी फंक्शनल करेंसी इस तरह रुपीज है। ओके, अब अगली चीज है, अभी देखो पूरी बात नहीं है, तीन प्राइमरी फैक्टर्स है, अभी पूरी डेफिनेशन बताता हूं। अब देखें, अगर आप नीचे पढ़े जरा, देखें यहाँ तो 5 फैक्टर्स अब लिखे हुए हैं। पहले 3 वही जो ऊपर वाले, ये 3 वही है प्राइमरी, ये 3 वही है प्राइमरी। अच्छा भाई, अगर कभी प्राइमरी फैक्टर से डिसाइड ना हो तो सेकेंडरी फैक्टर्स ये लो 4 और 5 पढ़ो। द करेंसी इन विच फंडिंग फ्रॉम इशूइंग डेट एंड इक्विटी इज जनरेटेड। डेट, ये डेट है, डेट एंड इक्विटी इज जनरेटेड, यानी वो करेंसी, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो करेंसी जिसमें आप लोन नोट्स इशू करते हो, लोन ले रहे हो या आप शेयर्स इशू कर रहे हो, वो करेंसी जिसमें आप लोन ले रहे हो या जिसमें आप शेयर इशू कर रहे हो, वो भी आपकी फंक्शनल करेंसी। सही है। नंबर 5, द करेंसी इन विच रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर यूजुअली रिटेन्ड, यानी आप अपना पैसा किस फॉर्म में, किस करेंसी में रिटेन करते हो, आप जो कमा रहे हो वो किस फॉर्म में सेव कर रहे हो, किस फॉर्म में रिटेन कर रहे हो, किस करेंसी में रिटेन कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो योर फंक्शनल करेंसी। सही है। तो देखो टोटल 5 पॉइंट्स हैं, 3 प्राइमरी 2 सेकेंडरी, 3 प्राइमरी 2 सेकेंडरी, 3 प्राइमरी 2 सेकेंडरी फंक्शनल करेंसी डिसाइड करने के लिए। फंक्शनल करेंसी डिसाइड करने के लिए 5 पॉइंट्स हैं, 3 प्राइमरी 2 सेकेंडरी। अब मैं बहुत टेक्निकल बातें करूंगा, बिल्कुल मेरी तरफ देख लें। आज छोटी क्लास है, बड़ी क्लास नहीं है, पहले कह रहा हूं, लेकिन अब मेरी तरफ देखें अच्छी तरह। पॉइंट ये है, सामने देखें, इन 5 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद कुछ बच्चे ये सोचते हैं, इन 5 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक कंपनी कराची में, भादराबाद में, जैसे मिर्जा वाला इंस्टीट्यूट भादराबाद में है, तो बस जो कंपनीज भी पाकिस्तान में होंगी, उनकी फंक्शनल करेंसी रुपीज है। हमेशा बच्चा ये सोचता है जो कंपनी पाकिस्तान में, उसकी फंक्शनल करेंसी रुपीज है। ये गलत है, ऐसा मत सोचना। अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो गलत है, पहले बोल दूं। क्यों? ये जो 5 पॉइंट्स है ना, ये 5 पॉइंट्स कभी कभार दूसरी तरफ भी चले जाते हैं, ये 5 पॉइंट्स कभी कभार दूसरी तरफ भी चले जाते हैं। तवज्जो, हाँ तवज्जो। यानी ये मुमकिन है कि एक कंपनी कराची भादराबाद में हो लेकिन उसकी फंक्शनल करेंसी डॉलर हो, उसकी फंक्शनल करेंसी पाउंड्स हो, उसकी फंक्शनल करेंसी यूरो हो। बच्चे ने कहा कैसे? मिसाल देता हूं, मेरा एक स्टूडेंट था जो डिलॉइट में ऑडिट करता था, एक स्टूडेंट था जो डिलॉइट में ऑडिट करता था, राइट। और उसने मुझे एग्जांपल दी थी पाकिस्तान में इस एक कंपनी की। सुनिए, सामने देखिए, मैं आपको ख्याली पुलाव बना के सुना देता हूँ। एक कंपनी थी बेटा, इधर एक कंपनी थी जो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउस था या कुछ इस तरह, जो सर्विसेज देती थी पाकिस्तानियों को। तो उसके बाद लड़के, लेबर भी सारे पाकिस्तानी थे और सर्विस भी पाकिस्तान में ही देती थी। तो अब पाकिस्तानी मार्केट में सर्विस देती थी तो रेवेन्यू भी रुपीज में था, कॉस्ट भी रुपीज में थी, सब कुछ रुपीज में ही था। अब सुनना, लेकिन अचानक से उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी मार्केट में बहुत कंपटीशन है और कोई रिटर्न, तो वो नुकसान में जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार आज के बाद हम पाकिस्तान में
अपना सर्विस देंगे नहीं, हम यहीं से पाकिस्तान से बैठ के गोरों को, यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को सर्विस देंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को सर्विस देंगे। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल में उनका रेवेन्यू डॉलर में आ गया, प्लस उनका कंपटीशन भी अब उसी करेंसी में होने लगा, डॉलर वाली करेंसी में वहीं के, पक्का। और उसी मुल्क से कमा रहे हैं तो उसी मुल्क की रेगुलेशन इस पर लागू हो गई। अच्छा, तो इनकी रेवेन्यू साइड पूरी डॉलर में चली गई, उनकी रेवेन्यू साइड पूरी डॉलर में चली गई। नंबर 2 देखते रहे। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि अब जब हम यूएस वालों को सर्विस दे रहे हैं ना, तो बोला हम अब पाकिस्तानी लड़कों से काम भी नहीं लेंगे, हम अपने एम्प्लॉयज भी वहीं ढूंढेंगे। और ऑनलाइन स्टाफ मिल जाता है आजकल के दौर में, वर्चुअल स्टाफ है, लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं। तो बोला गोरों को सर्विस देने के लिए गोरे ही चाहिए, पाकिस्तानी लड़कों को तो बात भी समझ में नहीं आती। आप किसी अंग्रेज से बात करके देखें, आपको सबसे पहले तो हेयरिंग का इशू होता है, यानी लिस्टिंग सबसे बड़ा इशू होता है। बोलना तो बात की बात है, बोलना इतना मुश्किल नहीं है, लिस्टिंग इज रियल थिंग। तो उन्होंने क्या करा, अपने लड़के भी हायर किए डॉलर्स वाले। तो इसका मतलब रेवेन्यू भी डॉलर में हो गई, कॉस्ट भी डॉलर में हो गई, तो मेजर चीजें जब डॉलर में हो गई तो उस इदारे की फंक्शनल करेंसी डॉलर हो गई। बेशक वो इदारा कराची में है, पाकिस्तान में है, बहादराबाद में है, लेकिन उसकी फंक्शनल करेंसी क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? उसकी फंक्शनल करेंसी डॉलर हो गई। उसकी फंक्शनल करेंसी क्या हो गई? डॉलर हो गई। तो इसका मतलब ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है कि कंपनी कराची में, लेकिन उसकी फंक्शनल करेंसी कोई और हो सकती है। अगर ये वाले पॉइंट्स किसी और तरफ चले जाएं तो इस कॉन्सेप्ट को मत भूलना, वरना रहोगे। मैं खामोश हूं। अब एक और चीज है, अब ये बहुत आसान सी बात है बच्चों वाली, प्रेजेंटेशन करेंसी। एक और वर्ड क्या है? प्रेजेंटेशन करेंसी। मैं, आप मेरी तरफ देख लें, मेरी वीडियो में देख लें। प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी है, प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी है जिस करेंसी में हम, प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी है जिस करेंसी में हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं। प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी है जिस करेंसी में हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली ये फंक्शनल करेंसी होती है। नॉर्मली फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी एक ही होती है। नॉर्मली फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी एक ही होती है, लेकिन फिर बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी है जिस करेंसी में हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली ये दोनों एक ही होती है, लेकिन कभी कभार अलग भी हो सकती है। एक मिसाल दूं, एक मिसाल देता हूं, सुनो। अभी अभी मैंने एक सॉफ्टवेयर की कंपनी की मिसाल दी थी जो कि पाकिस्तान में थी। अभी अभी मैंने एक सॉफ्टवेयर की कंपनी की मिसाल दी थी जो कि पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान में थी, सुनना, लेकिन उसकी फंक्शनल करेंसी डॉलर डॉलर थी। पाकिस्तान में थी लेकिन गोरों के साथ फुल टाइम डील कर रही थी, तो उसकी फंक्शनल करेंसी क्या थी? डॉलर थी। उसकी फंक्शनल करेंसी डॉलर थी, ठीक है, फंक्शनल करेंसी डॉलर थी, सुनना। लेकिन जरा सोचो, अगर वही कंपनी पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, वही कंपनी पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, तो कभी स्टॉक मार्केट की पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके देखना, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपीस में बनी हुई है। सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपीस में बनी हुई है। हाँ, तो अब उस कंपनी को स्टॉक मार्केट की वजह से जो जो प्रेजेंटेशन करेंसी रखनी होगी वो रुपीस रखनी होगी। बेशक उसकी फंक्शनल करेंसी डॉलर है, लेकिन उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपीस में बनानी होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपीस में बनानी होगी बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट रेगुलेशन, बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट रेगुलेशन। हाँ, सही, ठीक। तो ये दो बातें नहीं भूलना, फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी। फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी। फंक्शनल करेंसी के टोटल 5 पॉइंट्स थे, देखो 3 प्राइमरी थे, 2 सेकेंडरी, 3 प्राइमरी एंड 2 सेकेंडरी, 3 प्राइमरी एंड 2 सेकेंडरी।
सही। डन। अच्छा, मैं अब आपको एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, अब वो आप लोग के लेवल की नहीं है, लेकिन ऐसे ही सुन लो, अभी 2-4 मिनट है तो समझा देता हूँ। सुनिए बेटा, ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए ना फंक्शनल करेंसी के, कभी कभार ऐसा होता है इसमें क्लैश भी होता है कि 4 पॉइंट इधर जा रहे हैं, 1 पॉइंट इधर जा रहा है, या 3 इधर जा रहे हैं, 2 वहां जा रहे हैं। तो फिर अब बच्चा कहता है अब ऐसी सूरत हाल में कैसे हम डिसाइड करेंगे फंक्शनल करेंसी। तो ऐसी सूरत हाल में हमें जजमेंट करनी होगी, यानी गलबा चेक करना होगा। याद है IS 40 में एक बार पढ़ा है, तो सिग्निफिकेंस, गलबा, कौन से पॉइंट्स मेजर हैं, कौन से पॉइंट्स गालिब है। सही है, राइट। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट इस वक्त रुपीज में ही कमा रहा है, और सुनना मेरी बात, और हमारी कॉस्ट भी रुपीज में, सब चीजें मेजर रुपीज में ही। लेकिन हाँ, हमारा एक ऑनलाइन सेगमेंट है, ऑनलाइन सेगमेंट में फॉरेन स्टूडेंट जो है वो हमें दूसरी करेंसी में ही पे करते हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स की फीस डॉलर्स में, पाउंड्स में, इस तरह होती है भाई, साफ बात है। तो हमारा कुछ हिस्सा रेवेन्यू का दूसरी करेंसी में भी है, लेकिन अभी वो इतना मटेरियल नहीं है, और सिर्फ रेवेन्यू में मसला है, रेवेन्यू में, कॉस्ट वगैरह बाकी सब चीजें तो रुपीज में ही है। तो अभी तो हमारी फंक्शनल करेंसी रुपीज ही है। लेकिन अगर कभी किसी सूरत हाल में हम टोटली ऑनलाइन पे आ गए और टोटली फॉरेन कंट्रीज में आ गए या किसी एक मुल्क पे आ गए, तो अब हमें ये डिसीजन लेना होगा कि हमारी फंक्शनल करेंसी क्या है। तो ये जजमेंटल इशू है, याद रखना। सही है। अच्छा, एक और भी चीज समझ लो, एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, ये कोर्स में नहीं है। अगर कभी किसी इदारे में 3 बातें ये वाली हो और 2 ये वाली हो, यानी 3 पॉइंट एक तरफ जा रहे हो और 1 पॉइंट इधर जा रहा हो, तो और जजमेंट की बेसिस पे फंक्शनल करेंसी डिसाइड हुई हो ना, तो ऐसी सूरत हाल में डिस्क्लोजर देना भी जरूरी है। ऐसी सूरत हाल में डिस्क्लोजर में बताना जरूरी है कि भाई ये इशू था और इसको हमने इस तरह रिजॉल्व किया है। ठीक है, राइट। अब मेरी अर्ज सुने बेटा, अब इस IS का, IS 21 का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, प्रैक्टिकल जो इसका एरिया है, वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया, तो मैं आपको भेजता हूँ, मैं अब आपको भेजूंगा। कल आप लोगों ने वो देखना होगा, कल आप उसको देख लीजिएगा। इसका जो प्रैक्टिकल एरिया है पूरा बड़ा जबरदस्त है, और उसमें एक आध चीज आप लोग के लिए इररेलेवेंट होगी, वो मैं व्हाट्सएप पे आपको बता देता हूँ। एक आध चीज उसमें आप लोग के लिए इररेलेवेंट होगी, वो मत देखना, और उसको बाकी देख के फिर मैं इसकी किट वाली क्लास भी आपके साथ कंडक्ट करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, जितने IS अभी तक हुए उसकी बुक रीडिंग करो। पेपर क्लियर करना चाहते हो फर्स्ट टाइम में, बुक रीडिंग करो, कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट पढ़ो लाजमी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।